हेलो जी, क्या हाल चाल। जब मस्त जबरदस्त बढ़िया होंगे आप लोग, एकदम उम्मीद है। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है। क्या देखने वाले हैं जी? बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर कितना? तो पार्ट नंबर देखने वाले हैं आज हम लोग 3। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बायोलॉजी का जो पार्ट नंबर 1 था, 2 था और 3 था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट नंबर कितना जी? तो बायोलॉजी का पार्ट नंबर 4 देखने वाले। कौन सा देखने वाले? बायोलॉजी के पार्ट नंबर 4। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो पढ़ाई का हम लोग का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे बढ़ा जाए। देखिएगा इसमें, यानी कि जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था खाद जाल की तरफ। कितना पढ़ लिया था जी? खाद जाल की इतना पढ़ लिया था। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि 10% का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ 10% क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ 10%। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, 10% का नियम। 10% का नियम देखने वाले हैं आज हम लोग। क्या देखने वाले हैं? 10% का नियम, यानी कि लॉ ऑफ 10%, यानी कि लॉ ऑफ 10%। ठीक है, यानी कि 10% का नियम। देखिएगा इसमें क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था कि अगर एक जीव अपने से निचले वाले पोषी स्तर को खाता है ना, तो उसमें निहित जो कुल ऊर्जा होती है, जैसे मान के चलो एक जो होता है चूहा है, ठीक है, चूहा है और चूहा में केवल जो होता है अपने आप में ऊर्जा कितनी है? 100%, यानी कि 100% है। अब इस चूहा को जो होता है मान के चलो बिल्ली खा जाएगी। कौन खा जाएगी? बिल्ली खाएगी। तो इस 10% का, यानी कि चूहा में जो टोटल ऊर्जा निहित है 100%, इस कुल ऊर्जा का केवल 10%, कितना प्रतिशत? केवल 10% ही अगले जीव, यानी कि बिल्ली में कितना प्रतिशत चूहा आएगा केवल, और एनर्जी आएगा केवल 10%। उसी को क्या बोला जाता है? 10% का नियम। तो इसमें बताया गया था कि अगर एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो निचले पोषी स्तर में निहित कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत? केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीवों में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। उसी को क्या बोलते हैं? 10% का नियम। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर जो होता है इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से तो कर ही रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखिएगा लिखा क्या है। लिखा क्या है इसमें? बतलाया गया है, हमें इसमें बतलाया गया है कि अगर, क्या बतलाया गया है? अगर एक जीव अपने से निचले वाले पोषी स्तर को, किस स्तर को? पोषी स्तर को खाता है, पोषी स्तर को खाता है, तो उसमें निहित कुल ऊर्जा 100%, कुल ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में, किसमें जी? अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे 10% का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। 10% का नियम कहते हैं। 10% का नियम कहते हैं। जैसे मान के चलो एक जो होता है बकरी है, बकरी को कौन खा जाता है? अचानक से उसको शियार आकर के झपाटा मार के खा जाता है। तो जो बकरी है उसमें कितना प्रतिशत ऊर्जा हो जाएगा? केवल अपने आप में 100%। अब इस 100% का केवल 10% ही ऊर्जा, कितना प्रतिशत? केवल 10% ऊर्जा ही क्या होगा? उस शेर में या फिर शियार में क्या होगा? स्थानांतरित होगा। तो उसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? 10% का नियम पड़ गया है। अब देखिएगा ये 10% का नियम है वो दिया किसने था?
था, तो देने वाले वैज्ञानिक का नाम हो जाता है लिंडमैन। किसने दिया था जी? लिंडमैन ने दिया था। तो इसको नोट बना करके लिखिएगा, नोट में लिखना है कि 10% का नियम, कितने प्रतिशत का नियम? 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था जी? लिंडमैन ने दिया था। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन, या फिर आगे इसमें एक दो नोट इसमें और देखिएगा। जैसे मान के चलिए जो होता है सूर्य से जो होता है प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा आ रही है, ठीक है, और उस कुल ऊर्जा का, कितने ऊर्जा का? कुल ऊर्जा का, यानी कि उस 100% ऊर्जा का केवल 1%, कितना प्रतिशत? केवल 1% ऊर्जा ही क्या होता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण में, किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या कर पाते हैं? उपयोग कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? उपयोग कर पाते हैं। तो एक नोट हम लोग और लिखते हैं, ठीक है, देखिएगा। सूर्य से आ रही, कहां से आ रही? सूर्य से आ रही कुल ऊर्जा का केवल 1%, केवल 1% ऊर्जा ही, केवल 1% ऊर्जा ही पौधे प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण किसमें जी? प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। कितने प्रतिशत पौधे करते हैं? 1%। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसका कितना प्रतिशत पौधे भोजन के रूप में करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं, तो कितना प्रतिशत करते हैं जी? 1% करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिएगा, कहीं भूल मत जाइएगा गलती से भी। आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे क्या देखने वाले हैं? तो आगे हम लोग देखने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन क्या होता है, ठीक है। देखिएगा आगे देखने वाले हैं हम लोग जैव आवर्धन। क्या देखने वाले हैं? जैव आवर्धन, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। क्या देखने वाले हैं? बायोमैग्निफिकेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? किसी खाद्य श्रृंखला में या फिर जो होता है खाद्य जाल में जितने भी जीव उपस्थित होते हैं उसमें जो हानिकारक पदार्थ की मात्रा होती है ना, क्या होती है? हानिकारक पदार्थ की मात्रा, हानिकारक पदार्थ की मात्रा अगर क्या होगा? बढ़ते जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? बायोमैग्निफिकेशन। तो परिभाषा क्या बनेगा? खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों में, किसमें जी? खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों में किसकी मात्रा बढ़ते जाती है? हानिकारक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ते जाती है, क्या हो जाता है? बढ़ते जाती है। तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा आगे हम लोग देखते हैं कि जैव आवर्धन का एक अच्छा सा बढ़िया सा परिभाषा क्या होता है, ताकि वो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में, इसमें खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों में अगर इसमें जी खाद्य श्रृंखला में उपस्थित जीवों में अगर हानिकारक, किसका जी? हानिकारक पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ते जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ते जाती है, ठीक है, बढ़ते जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे मान के चलो एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ये है कि ये घास है, घास को कौन खाएगा? आपका टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक। और मेंढक को कौन खाएगा?
तो मेंढक को मान के चलो आपका क्या कहा गया, सांप। जैसे मान के चलो घास को कौन खा रहा है, टिड्डा। तो घास को अगर टिड्डा खाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि घास जो होता है एकदम अच्छा साफ सुथरा होगा, नहीं होता है ना। तो घास में भी तो गंदे पदार्थ होते हैं ना। तो टिड्डा अगर घास को खाएगा तो उस गंदे पदार्थ को भी तो खा गया, तो इसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ गई। और फिर इस टिड्डा में भी तो हानिकारक पदार्थ हो गए ना। तो इस टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक। तो मेढक में भी हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ गई। इसी प्रकार से हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा क्या हो जाती है, उसकी मात्रा बढ़ते जाती है। उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, जैव आवर्धन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जैव आवर्धन कह देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं अपशिष्ट, यानी कि अपशिष्ट कहने का मतलब क्या होता है। जैसे दिन प्रतिदिन हम लोग क्रियाकलापों के जो होता है क्रियाकलापों से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। जैसे मान के चलो हमको भूख लगा हुआ है, और भूख लगा हुआ है तो हम क्या खरीदे हुए हैं, बिस्कुट खरीदे। ठीक है, बिस्कुट खरीदेंगे तो सिर्फ बिस्कुट ही ना खाएंगे, ऐसा थोड़ी तक वो पोल्यूशन को भी खा जाएंगे, ऐसा नहीं ना करते हैं। तो उस बिस्कुट को खा गए, लेकिन जो प्रोटीन निकला वो क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। तो वही आगे हम लोग को पढ़ना है कि अपशिष्ट क्या होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अपशिष्ट। चलिए हेडिंग लगाइएगा, अपशिष्ट यानी कि वेस्ट, WASTE। ये हो गया आपका वेस्ट, यानी कि अपशिष्ट हो जाता है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं दिन प्रतिदिन के, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से निकलने वाले अपशिष्ट क्या निकल दीजिए यहाँ पर, बेकार पदार्थ। निकलने वाले बेकार पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। जैसे मान के चलो फिर से वही उदाहरण, मेरे को भूख लगी हुई है, भूख लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, बिस्कुट खरीदूंगा। तो सिर्फ उसमें से क्या खाऊंगा, बिस्कुट खा जाऊंगा, और उसके साथ जो प्लोथी निकलेगा उसको क्या करूंगा, फेंक दूंगा। तो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में ना आ रहा है, तो वो जो प्लोथी निकला वो क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गए। आगे देखिएगा, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अपशिष्ट पदार्थ, कैसे पदार्थ जी, अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि वो दोनों प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, जिसमें से आपका पहला आ जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, यानी कि देखिएगा आगे लिखा गया है जैव निम्नीकरणीय। क्या हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हो जाता है, अपशिष्ट। ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाता है। और दूसरा हो जाता है आपका अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। क्या हो जाता है, अजैव निम्नीकरणीय। क्या हो जाता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हो जाता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहां पर लिखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, वेस्ट ये हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आगे हम लोग पहला हेडिंग लगाने वाले हैं कि यानी कि ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इन दोनों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो उदाहरण बताया जाएगा, जो एग्जाम्पल बताया जाएगा, उसे एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पीछे से उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहला हेडिंग लगाते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या हेडिंग लगाने वाले हैं, बायो यानी कि जैव निम्नीकरणीय। क्या लगाने वाले हैं, जैव निम्नीकरणीय
करणीय अपशिष्ट लगाने वाले, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। ठीक है, चलिए आगे देखने वाले हैं हम लोग, इसका इंग्लिश में लिख दें, बायो डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल वेस्ट, ये हो गया आपका इंग्लिश में हेडिंग। चलिए अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहने का मतलब है वैसा पदार्थ जिसे क्या, तो जिसे जैव यानी कि निम्नीकरणीय प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है, उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको क्या बोल देते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसे जैव अपघटित करके पुनः उपयोग में, इसमें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। उपयोग में लाया जा सकता है उसे जैव निम्नीकरणीय, क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिएगा इसमें उदाहरण देखते हैं हम लोग कि इसमें जो होता है उदाहरण क्या हो जाता है, यानी कि इसमें वैसे पदार्थ के उदाहरण बताने हैं जिसका उपयोग तो हो गया हो लेकिन उसका पुनः जैव अपघटित करके क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। जैसे में मान के चलिए वो खेत से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम लोग खेत में जला करके राख बना देते हैं, और वही राख आगे चल करके क्या करता है, थोड़ा बहुत खाद का काम करता है ना, तो खेत से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा उदाहरण में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, खेत से, किससे जी, खेत से निकलने वाले अपशिष्ट, क्या हो जाएगा, खेत से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेत से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। और दूसरा ये भी हो सकता है कि घरों से निकलने वाले सब्जियों के छिलके। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण में लिखना है, घरों से निकलने वाले सब्जियों के छिलके। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, घरों से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, यहाँ पे सब्जियों के छिलके। ठीक है, छिलके, इतना उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग क्या देखने, एक बार इसको पूरा फ्रेम में देखिएगा। ये हो गया आपका, देखो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहने का मतलब क्या हो जाता है, वैसा पदार्थ जिसे जैव अपघटित करके, किस प्रक्रिया द्वारा, जैव अपघटित करके उसे क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट बोला जाता है। उदाहरण में लिखा गया है, खेत से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जो घास फूस निकलता है उसको सुखा करके जला दिया जाता है, वही राख का काम करता है। उसके पश्चात जो घरों से निकलने वाले जो सब्जियां होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, आपकी जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाती हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। क्या देखने वाले हैं जी, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। ठीक है, अपशिष्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग हेडिंग करें ना, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बस आगे देखिएगा इसका परिभाषा क्या हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। देखिएगा लिखेंगे, वैसा पदार्थ, कैसा जी, वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जिसे जैव अपघटित करके, क्या करके, जैव अपघटित करके पुनः उपयोग में, अपघटित करके पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे अजैव, क्या बोलते हैं, उसे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा? तो इसमें उदाहरण में आपका हो जाता है DDT। क्या हो जाता है उदाहरण में जी? तो इसमें उदाहरण में आपका हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। और एक एल्युमिनियम हो जाता है, और एक हो जाता है आपका आर्सेनिक। ये चारों उदाहरण याद रखिएगा। DDT हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, एल्युमिनियम, और क्या हो जाता है? एल्युमिनियम के बाद आपका हो जाता है आर्सेनिक हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आर्सेनिक हो जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं ओजोन परत के बारे में। किस परत के बारे में? ओजोन परत, यानी कि ओजोन लेयर के बारे में देखने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। देखिएगा, अजैव निम्नीकरण यानी कि वैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ जी? वैसा पदार्थ जिसे जैव अपघटित करके, क्या करके? जैव अपघटित करके क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? जैव अपघटित करके पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, वैसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? तो वैसे ही पदार्थ को बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। उदाहरण में DDT हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, एल्युमिनियम और आर्सेनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्सेनिक हो जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं ओजोन परत के बारे में। किस परत के बारे में देखने वाले हैं? ओजोन परत के बारे में देखने वाले हैं। किस परत के बारे में देखने वाले हैं जी? ओजोन परत के बारे में। तो आगे हेडिंग लगाइएगा ओजोन लेयर। क्या हेडिंग लगाना है? ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत के बारे में। ठीक है, चलिए ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिएगा ओजोन लेयर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का परत होता है। क्या हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का परत होता है। लिखिएगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का, किस प्रकार का? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का परत। क्या हो जाता है? परत हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका काम क्या होता है? ओजोन जो लेयर होता है ना, वो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है। कितने अणु से? 3 अणु से। तो दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं हम लोग कि ओजोन परत, कौन परत? ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु से, कितने अणु से? 3 अणु से मिलकर, क्या कर मिलकर बना होता है। कितने अणु से मिलकर बना होता है? 3 अणु से मिलकर बना होता है। 3 अणु से मिलकर बना होता है। और इसको दर्शाने का, यानी कि इसको लिखा कैसे जाता है? देखिएगा, तो ओजोन परत को, किस परत को? ओजोन परत को O3, ये है ऑक्सीजन का 3 अणु यानी कि O3 से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है।
ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो ओजोन परत होता है ऑक्सीजन के कितने अणु से मिलकर बना होता है, तो 3 अणु से मिलकर बना होता है। और इसको दर्शाया कैसे जाता है, यानी कि सूचित किससे किया जाता है, तो O3 से किया जाता है। किसे किया जाता है जी, O3 से। देखो ओजोन परत का काम क्या होता है, ओजोन परत का काम ये होता है कि जो सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें कुछ परावैंगनिक किरणें होती है जो मानव को क्या कर सकती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे होती है जो मानव को हानिकारक कर सकती हैं, उसी से जो होता है ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ना कि ओजोन परत सूर्य से आ रही प्रकाश की हानिकारक किरणों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखने वाले हैं कि ओजोन परत, कौन परत जी, ओजोन परत, ओजोन परत सूर्य से, कहां से, सूर्य से आ रही हानिकारक किरणों से, हानिकारक किरणों से, हानिकारक किरणों से सुरक्षा क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और हानिकारक किरणों के रूप में क्या हो जाएगा, तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इधर, यहाँ पर हो सकता है आपका हानिकारक किरण बराबर हानिकारक किरण बराबर क्या हो जाएगा, परावैंगनी किरणें, क्या हो जाएगा, परावैंगनी किरणें, परावैंगनिक किरणें, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका। अब ये पाया किस मंडल में पाया जाता है, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। पिछली बार में जो होता है क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ओजोन परत होता है ना, ओजोन परत वो किस मंडल में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये भी देख लेते हैं कि यह समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि ओजोन परत, कौन परत, ओजोन परत समताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये तो देख लिया हमने ओजोन परत के बारे में। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ओजोन परत को जो होता है मापा किस यूनिट में जाता है। ओजोन परत जैसे में जो साउंड होता है उसको मापा जाता है आपका डेसिबल में, उसी प्रकार से जो ओजोन परत होती है उसको मापा जाता है आपका डॉप्सन में। किसमें मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है। तो ये भी पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि ओजोन परत को, ओजोन परत को डॉप्सन, किसमें मापते हैं, डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डॉप्सन इकाई में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन परत को जिस इकाई में मापा जाता है उस इकाई का जो होता है नाम क्या है, उस इकाई का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, डॉप्सन इकाई। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो होता है ओजोन परत हमको कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि परावैंगनिक किरणें की हानिकारक, परावैंगनिक किरणों का हानिकारक, लिखिएगा परावैंगनी किरणें या फिर किरणों का हानिकारक प्रभाव। कौन सा प्रभाव जी, हानिकारक प्रभाव, यानी कि अल्ट्रा इफेक्ट निगेटिव कॉजेज बाय परावैंगनिक, इफेक्ट निगेटिव, कैसा जी, निगेटिव बाय परावैंगनिक, यानी कि अल्ट्रा वायलेट
रे हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि परावैंगनिक किरणों से जो होता है क्या क्या हानिकारक हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि परावैंगनिक किरणों का हानिकारक प्रभाव निम्न इस प्रकार है, यानी कि परावैंगनिक किरणों का, किसका जी, परावैंगनिक किरणों का, परावैंगनी परावैंगनी किरणों का हानिकारक, कैसा जी, हानिकारक प्रभाव, कैसा प्रभाव जी, हानिकारक प्रभाव निम्न इस प्रकार है, किस प्रकार है, निम्न इस प्रकार है। अब देखिएगा इसका हानिकारक प्रभाव जो होता है कितना होता है और कौन कौन से होते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि अगर हानिकारक किरणें जो होता है मिट्टी पर पड़ती है ना, तो मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखते हैं हम लोग कि हानिकारक किरणें अगर मिट्टी पर पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं, अगर हानिकारक किरणें, कौन सी किरणें, हानिकारक किरणें मिट्टी पर पड़ती हैं, मिट्टी पर क्या हो जाती है, तो मिट्टी पर पड़ती हैं तो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हानिकारक किरणें स्किन पर पड़ती है ना, तो स्किन कैंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो वो हम लोग देखने वाले हैं दूसरा में। देखिएगा अगर, क्या जी, अगर हानिकारक किरणें स्किन पर, किस पर, स्किन पर पड़ती हैं, किस पर पड़ती हैं, स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन कैंसर, कौन सा कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ये तो दूसरा। तीसरा पॉइंट ये कि अगर हानिकारक की किरणें अगर आंख पर पड़ती है ना, तो जो होता है व्यक्ति अंधा हो सकता है, क्या हो सकता है, यानी कि आई ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है उसको। तो ये हम लोग लिखने वाले हैं तीसरा पॉइंट में। देखिएगा अगर हानिकारक किरणें, कौन किरणें जी, हानिकारक किरणें कहां पड़ती हैं, आंख पर पड़ती हैं, कहां पड़ती हैं, अगर आंख पर पड़ती हैं तो आई ब्लाइंडनेस, कौन सा रोग हो सकता है, आई ब्लाइंडनेस हो जाता है, आई ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अगर हानिकारक किरणें जीन पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, जीन पर पड़ता है, तो क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन हो सकता है। बस म्यूटेशन एक नाम है, उसको याद रखिएगा। म्यूटेशन आपको मिलेगा एकदम डिटेल में 12th क्लास में मिलेगा। ठीक है, देखिएगा अगर हानिकारक किरणें, अगर हानिकारक, कैसा जी, अगर हानिकारक किरणें किस पर पड़ती हैं, अगर हानिकारक किरणें डीएनए यानी कि गुणसूत्र पर, किस पर जी, गुणसूत्र पर पड़ती हैं, गुणसूत्र पर पड़ती हैं तो क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग एक और थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे
ये तो हो गया आपका ओजोन परत, यानी कि जो परावैंगनिक किरणें हैं उसका हानिकारक प्रभाव। पहला प्रभाव तो हो जाएगा कि अगर हानिकारक किरणें, यानी कि अगर हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो अगर किस पर पड़ती है, मिट्टी पर पड़ता है, मिट्टी पर पड़ता है तो क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हानिकारक किरणें किस पर पड़ेगा, स्किन पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, स्किन पर पड़ता है तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है जी, स्किन कैंसर। ये था दूसरा। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर हानिकारक किरणें आंख पर पड़ती है, किस पर, आंख पर पड़ती है तो व्यक्ति क्या हो सकता है, आई ब्लाइंडनेस, यानी कि उसको अंधापन हो सकता है, यानी कि मोतियाबिंद हो सकता है। उसके बाद से था कि अगर हानिकारक किरणें गुणसूत्र या डीएनए पर पड़ता है तो क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि उत्परिवर्तन हो सकता है। आगे हम लोग थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम हो जाता है ओजोन क्षय। क्या हो जाता है, ओजोन क्षय देखने वाले हैं। ओजोन क्षय यानी कि ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन क्षय। ओजोन क्षय का मतलब मान के चलो, ये ऑक्सीजन जो होता है ओजोन परत है, किसी कारणवश यह जो होता है O2 और O2 जो O में टूट जाता है तो ओजोन परत का यहाँ पर क्या हो गया, विखंडन, यानी कि टूट गया, यानी कि मोटाई में क्या हो गया, कमी हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन क्षय बोलते हैं। तो परिभाषा बनेगा क्या कि ओजोन परत की मोटाई में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओजोन क्षय बोलते हैं। तो चलिए परिभाषा को लिखते हैं हम लोग कि ओजोन क्षय क्या होता है। क्या हो जाता है, ओजोन क्षय क्या होता है, चलिए देखिएगा। अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी हो जाता है, क्या हो जाता है, कमी हो जाता, क्या हो जाता है, कमी हो जाता है तो उसे ओजोन क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ओजोन क्षय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं हम लोग ओजोन क्षय कहते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ओजोन क्षय के बाद जो होता है आपका, एक होता है आपका ट्रॉफिक लेवल, यानी कि देखिएगा अगर हम चाहें तो चैप्टर को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी में जो होता है आप लोग एकदम बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं द एंड, यानी कि जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है, क्या हो जाता है, बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है वो क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से, यानी कि बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है उससे देखने वाले हैं पीवाई की क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, यानी कि जो पर्यावरण वाला चैप्टर है इससे कितना चैप्टर पूछ जो होता है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे देखने वाले हैं। ये था आप लोगों का बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका पार्ट नंबर कितना था, 4 था। मिलने वाले हैं आज हम लोग, आज नहीं कल मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पीवाई की क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।